अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है बफर्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अच्छा, तो इंटरसेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स का टॉपिक हो गया था हमारा। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स एज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था। तो आज उम्मीद है कि हम पीएच और साथ में बफर्स भी कवर कर लेंगे। इसी तरह ये वाला टॉपिक बफर्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, बफर कैपेसिटी और एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये सारे मिलते जुलते टॉपिक हैं, इंटर रिलेटेड हैं। मेनली इसमें सिर्फ एसिड बेस्ड केमिस्ट्री है। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बफर्स ऑफ बॉडी फ्लूइड से, ठीक है। तो एसिड बेस का मैंने पहले ही बताया था आपको बॉडी में कि हमारा एक सिस्टम होता है होम्योस्टेसिस का। तो उसके लिए जरूरी होता है कि हम एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन रखें, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एसिड्स भी होते हैं, बेसिस भी मौजूद होती हैं। तो हमारी बॉडी ने क्या करना होता है, उन एसिड और बेस का रेगुलेशन करना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के हमारी बॉडी में सिस्टम्स हैं जो रेगुलेशन करते हैं हाइड्रोजन आयंस की, ठीक है। मेनली एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, और बेस हाइड्रोक्साइड आयंस हो गए। तो उनका कौन कौन रेगुलेशन करता है, एक तो बफर सिस्टम रेगुलेशन करता है, साथ में रेस्पिरेटरी रेगुलेशन होती है और रेनल रेगुलेशन होती है, ठीक है। तो किडनी, रेनल क्या होता है, रेनल की टर्म किडनी से लिंक्ड होती है। तो कोई भी रेनल की टर्म आए तो आपको पता है कि ये किडनी का कह रहे हैं। तो किडनी भी हमारी बॉडी में क्या करती है, एसिड बेस की रेगुलेशन करती है। अच्छा, तो फर्स्ट ये है कि रेगुलेशन की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। एक तो यही कि बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए, और दूसरा एंजाइमेटिक फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। जो मुख्तलिफ एंजाइम्स है ना हमारी बॉडी के, वो बहुत स्ट्रिक्ट पीएच पे वर्क करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम है, अगर वो 6 पे वर्क कर रहा है ना, तो अगर तो पीएच 6 से 7 चली गई तो क्या होगा, उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि हम क्या पीएच का बैलेंस रखें, एसिड बेस का बैलेंस रखें, ताकि हमारे जो एंजाइम्स बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो ठीक तरीके से परफॉर्म करें। एसिड्स और बेसिस क्या होती हैं, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन रिलीज करती हैं एच पॉजिटिव, उनको हम क्या कहते हैं कि ये एसिड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास हो गया कार्बोनिक एसिड, HCl, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं दोनों एसिड्स। इसके अलावा बेसिस क्या होती हैं, ऐसी स्पीशी जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करती हैं, या दूसरी डेफिनेशन क्या होती है बेसिस की, कि ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल HCO3 क्या कर सकता है, HCO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और बना देता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसीलिए ये HCO3 क्या हो गई हमारे पास, स्पीशी बेस, ठीक है। तो कोई भी ऐसी स्पीशी है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, उसको हम कहते हैं बेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस होती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस डोनेट कर सकें। इसी तरह वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस डोनेट कर सकें, ठीक है। जैसे H2SO4 है, ये बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। इसी तरह जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाता है, तो एसिटिक एसिड क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। ये हाइड्रोजन की डिसोसिएशन जो इसकी होती है ना, ये बहुत ज्यादा कम होती है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या हो गई, जो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करेंगी, और वीक बेसिस क्या होंगी, जो कम हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेंगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज आ जाती है जो हमारा मेन टॉपिक है, वो क्या है, मैम बफर। उनकी एग्जांपल बताइएगा। किन की एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस स्ट्रॉन्ग की बेस और पूछ रही वीक हैं। बेस में। जी वीक जी बेस में हमारे पास आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH आ गई, और इसी तरह CH3OH अल्कोहल्स आ गए, और इसी तरह और अच्छा, वीक बेसिस में क्या आ जाती हैं आपके पास, कोई भी ऐसी चीज जिसकी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, स्मॉल। तो वीक बेसिस में जनरली तो हमारे पास आ जाती हैं जिस तरह हम लिथियम की बेसिस होती हैं, या इसके अलावा और मेटल्स की बेसिस होती हैं, वो वीक में आ जाती हैं हमारे पास। इधर अगर तो हम यूज कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कोई भी होंगे तो उनकी बेसिस क्या होंगी, वीक होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा ले रहे हैं, इधर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि ऐसी बेसिस जो स्मॉल हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है हमारे पास, तो H2SO4 कैसे डिसोसिएट करेगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक है। और तो अब नेगेटिव। ये जो HSO4 नेगेटिव बना है, इसको आप देखें ये क्या चीज है,
ये है ये हमारे weak पास base है? बेस है, ठीक। ये क्या है? बेस। तो क्योंकि हाइड्रोजन की एक्सेप्ट करने की यहाँ पर एबिलिटी क्या है, H2SO4 की डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा है, तो ये किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन में, हमारी फॉरवर्ड साइड पर रिएक्शन जाएगा। तो ये जो H2SO4 नेगेटिव बन रहा है ना, ये क्या है? इसके पास है एबिलिटी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी बेस है, ठीक है। और आपको पता है कि H2SO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो रिएक्शन किस साइड पे जाएगा? फॉरवर्ड में। तो बैकवर्ड रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस केस में HSO4 क्या होगी? हमारी वीक बेस। वीक बेस। ठीक। और अगर तो हम ये रिएक्शन यूज करते हैं CH3COOH, ये किधर जाता है? फॉरवर्ड में CH3COO नेगेटिव, और साथ में बन जाता है हमारे पास H पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको पता है कि एसिडिक एसिड एक बहुत वीक एसिड होता है, ये रिएक्शन जो होता है इसका फॉरवर्ड बहुत कम होता है, और ये बहुत कम अमाउंट में H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, तो इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस केस की होती है कि ये अपनी अनडिसोसिएटेड स्टेट में रहे, CH3COOH की स्टेट में रहे, तो रिएक्शन कहाँ चला जाता है? बैकवर्ड में, ठीक। तो ये क्या हुआ हमारे पास? वीक एसिड। और ये जो बेस है CH3COOH, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग ठीक है, बेस। क्योंकि इसकी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, और ये एक्सेप्ट करके क्या बना देती है? एसिडिक एसिड। मेरे सिग्नल्स तो नहीं ड्रॉप हो रहे? आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ जी ठीक आ रही है मैम। चलें, अच्छा, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये एसिड्स और बेसिस का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है बफर। आज का मेन टॉपिक हमारा बफर सॉल्यूशन है। तो बफर क्या होता है? कोई ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच के चेंज को स्टॉप कर सके, या पीएच का जो वैल्यू है उसको मेंटेन कर सके, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? बफर। अ सॉल्यूशन दैट हैज द एबिलिटी टू मेंटेन पीएच। फॉर एग्जांपल, अगर तो हमारी जैसे बॉडी की पीएच होती है 7.35 से 7.45 तक, तो ये इसको इसी वैल्यू के ऊपर मेंटेन कर सके, तो ऐसी चीज जो मेंटेन करती है उसको हम क्या कहते हैं? बफर। और या अगर तो ये एक तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये मेंटेन करती है, दूसरा फंक्शन क्या होता है कि अगर तो हमारी बॉडी के अंदर पीएच का चेंज आ गया है, जैसे H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे तो ये पीएच के साइड पे चली जाएगी, बिलो 7 चली जाएगी। एसिडिक साइड बिलो 7 होती है ना, 7 पे आ जाती है यस हमारी यस न्यूट्रल, यस। लेस और देन अबव 7 7 बेसिक साइड। 6 5 ये हो जाती है एसिडिक साइड, और 7 से ज्यादा पे हो जाती है बेसिक साइड, ठीक है। तो अगर तो हमारी बॉडी के अंदर पीएच कहाँ चली जाए, एसिडिक साइड पर या बेसिक साइड पर, तो ये क्या करती है? कोई ऐसा फंक्शन करती मेंटेन है करती और है। पीएच को दोबारा से अपनी नॉर्मल रेंज पर लेके आती है, जो उसकी ऑप्टिमल रेंज थी, ठीक है। तो ये उन्होंने एक यस। रिएक्शन दिखाया हुआ है कि बफर क्या करता है, अगर तो हमारी बॉडी के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो ये उसको एब्जॉर्ब करेगा और इस किस्म की स्पीशी बना देगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव की वजह से जो पीएच बिलो गई थी ना, अब इसने उस H पॉजिटिव को यूटिलाइज कर लिया है, और अब दोबारा हमारे ब्लड के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर क्या हुआ है? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो गई है, क्योंकि H पॉजिटिव को बफर ने एसोसिएट कर लिया, उसके साथ रिएक्शन कर लिया है। तो क्या होगा? जो पीएच कम हुई थी दोबारा से वो पीएच अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया कि बफर्स और क्या क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच, के पीएच अगर तो 7 से 6 की तरफ जा रही है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज कर लेंगे और दोबारा से पीएच को ले आएंगे 7 पर, फ्रॉम द एडिशन ऑफ एसिड्स और बेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में कुछ एसिड का एडिशन हो गया या बेस का एडिशन हो गया, डिफरेंट इसकी कॉजेज होती हैं, डिफरेंट कंडीशन होती हैं कि हमने कोई एसिडिक फूड ले लिया तो उसकी वजह से क्या हुआ? हमारी बॉडी में पीएच की डिस्टर्बेंस हो गई, या अगर तो कोई वॉमिट की वजह से, या और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, आगे जाके हम देखेंगे, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पीएच का चेंज आ गया, तो ये क्या करता है? उसको रेजिस्ट करता है, उसको चेंज होने से रोकता है, ताकि हमारी बॉडी के जो एंजाइमेटिक फंक्शंस हैं वो ठीक तरह से चलते रहें। अच्छा, नेक्स्ट है कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। किस तरह से ये रेजिस्ट करता है? कि जो H3O पॉजिटिव आयन होते हैं, H3O पॉजिटिव एक्चुअली में क्या है? H पॉजिटिव आयन। H3O पॉजिटिव इस तरह से डिनोट करते हैं कि H3O पॉजिटिव का मतलब होता है H पॉजिटिव प्लस H2O नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? एसिडिक कंडीशन। और OH नेगेटिव बेसिक कंडीशन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है एसिड या बेस किस चीज से? फूड से या किसी सेलुलर प्रोसेस के रिजल्ट में,
तो ये हमारे पीएच को मेंटेन करते हैं, उसको चेंज होने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के लिए जरूरी हैं, ताकि ब्लड अपने नॉर्मल फंक्शंस करते रहें, ब्लड के डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह। नेक्स्ट क्या है कि ब्लड की पीएच होती है क्लोज टू 7.4। तो अ चेंज इन पीएच ऑफ ब्लड अफेक्ट्स द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड सेलुलर प्रोसेसेस। ठीक है, अगर तो हमारी ब्लड की पीएच के अंदर क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन नहीं ले सकेगा। इसी तरह सेलुलर प्रोसेसेस भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी होते हैं हम बफर्स हमारी बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी के सेलुलर प्रोसेसेस और दूसरे प्रोसेसेस नॉर्मल कंडीशन में वर्क करते रहें। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाया हुआ है कि व्हेन एसिड और बेस इज एडेड। ठीक है, अगर तो एसिड और बेस को हमने वाटर के अंदर ऐड किया है, तो देखें ये जो दो सॉल्यूशंस बने हैं, फॉरन से इनका कितना कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज किस वजह से होती है, फॉर एग्जांपल ये आ गया है एसिडिक मीडिया की जरिए, और ऊपर वाला कलर किसके लिए है, बेसिक कंडीशन के लिए। ठीक है, तो फॉरन से जो वाटर था उसने बेसिक साइड पे चला गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी पीएच थी 7, इस कंडीशन में क्या हुआ है कि ये 10 पे चला गया है, और इस कंडीशन में क्या हुआ है, ये 4 पे चला गया। ठीक है, तो कितनी तेजी से जब हमने वाटर के अंदर एसिड या बेस डाला, उसने अपनी पीएच को चेंज कर लिया है। लेकिन नीचे वाला सॉल्यूशन देखें, नीचे ये है हमारे पास कोई बफर का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस बफर के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एसिड या बेस डालेंगे, तो क्या हुआ है कि उसका कलर मेंटेन रहा है। कलर मेंटेन रहने का क्या मतलब है कि उसकी पीएच पहले भी जो थी बाद में भी वही रही है, तो पीएच में चेंज नहीं आया। बफर ने क्या किया है, पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर दिया है। लेकिन नॉर्मल वाटर के अंदर देखें कितना स्ट्रॉन्ग चेंज आ गया है। तो यही बफर का काम होता है, पीएच के चेंज को रेजिस्ट करना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स के। कौन से कंपोनेंट होते हैं बफर के, तो बफर में एक एसिड पेयर होता है, दूसरा होता है कॉन्जुगेट बेस का पेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आ गया है CH3COOH, ये क्या हो गया है, बफर का एसिड पेयर, और इसके साथ कॉन्जुगेट बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो ये हमारी क्या बन गई है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बफर सॉल्यूशन बनाती हैं। ठीक, एक क्या होगा बफर का कंपोनेंट, एक वीक एसिड होगा, और साथ में सॉल्ट ऑफ इट, उसका सॉल्ट, ये देखें सोडियम के साथ क्या बनाया हुआ है, इसी जो एसिड है उसके कॉन्जुगेट बेस ने सॉल्ट बनाया हुआ है, सॉल्ट ऑफ इट विद अ कॉन्जुगेट बेस। ठीक, तो कॉन्जुगेट बेस क्या थी, सोडियम के साथ इसका सॉल्ट बन गया है। नेक्स्ट यहाँ है कि टिपिकली हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट। बफर के अंदर क्या होता है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, कि फॉर एग्जांपल अगर तो ये 1 मोलर कंसंट्रेशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है, तो जो सॉल्ट है उसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोल होगी। मेरी आवाज तो नहीं कट हो रही? अच्छा, हाँ जी, आ रही है आवाज मैम। आ रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास कैन बी ऑल्सो बी अ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ इट विद अ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, या तो हमारे पास वीक एसिड भी हो सकता है, या इस तरह भी हो सकता है कि कोई वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट पेयर बना हुआ हो। अच्छा, नेक्स्ट कुछ मेजर बॉडी बफर के सिस्टम हैं, ये थोड़े आपको ब्लर नजर आ रहे होंगे, लेकिन मैं जूम कर देती हूँ। अच्छा, तो ये क्या बता रहे हैं कि हमारा जो आईसीएफ होता है, इंटरसेल्युलर फ्लूइड, आईसीएफ के अंदर कौन कौन से बफर के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक तो बाइकार्बोनेट बफर, ये पहले भी हमने थोड़ा सा इसका बफर कैपेसिटी वगैरह पढ़ी थी कि बाइकार्बोनेट बफर किस तरह वर्क करता है, लेकिन अगर तो आपने वो नहीं भी सुना, मैम मैं थोड़ा आईएसएफ का सा। मतलब क्या होता है? ये आईएसएफ नहीं है, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गया है, आईसीएफ। आपके ये पूछने से मुझे पता चल रहा है कि आपने इससे पीछे कोई भी लेक्चर नहीं लिया, इज दैट राइट? पीछे के वो जो लेक्चर मैंने अपलोड किए थे वो आपने सुने थे? वैसे ये क्वेश्चन किसने किया है? वो मैंने लेक्चर आप लोगों के लिए डाले थे ताकि आपको कोई मसला ना हो, लेकिन आप लोगों ने तो वो सुनना गवारा ही नहीं किया। अच्छा, चले मैं बता देती हूँ, जब आपको टाइम मिले आप ले लीजिएगा लेक्चर्स। अच्छा, तो ये क्या है, आईसीएफ होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ऐसे फ्लूइड्स जो हमारे
हाँ जी, तो हम क्या पढ़े थे, आईसीएफ। तो आईसीएफ होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी इससे पिछले 2 लेक्चर हुए थे तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम में पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, पीछे भी हमने पढ़ा था, आगे भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी। इसके अलावा हमने फॉस्फेट बफर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन बफर सिस्टम होता है हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, तो सेल्स के अंदर कौन कौन से बफर काम कर रहे होते हैं, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और प्रोटीन। इसी तरह उन्होंने कुछ ब्लड के अंदर बफर्स बताए हुए हैं कि ब्लड के अंदर भी बाइकार्बोनेट बफर होता है, हेमोग्लोबिन का बफर होता है। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन और फॉस्फेट एज बफर एक्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आईसीएफ के अंदर वो बताने हैं कि फॉस्फेट और प्रोटीन, ये वही बात है। यूरिन के अंदर हमारे पास फॉस्फेट और अमोनिया का बफर प्रेजेंट होता है। इसी तरह बोन्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है और कैल्शियम के इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, तो वही इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर रहे होते हैं एज बफर। तो बोन्स के अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का बफर सिस्टम होता है। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं कि बफरिंग होती क्या है। तो बफरिंग जरूरी नहीं है कि बफर ने क्या करना है, पीएच के चेंज को मेंटेन करना है। तो पीएच के चेंज को ये इस तरीके से भी मेंटेन कर रहा होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड को कन्वर्ट कर देता है वीक एसिड में। ठीक, तो वीक एसिड की ऑब्वियसली उसकी पीएच थोड़ी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह ये पीएच के चेंज को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है। मैम स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कम होगी वीक एसिड से? जी, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कम होगी वीक एसिड से। अगर तो आप पीएच का स्केल देखें तो सेंटर में हमारे पास होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, 7। न्यूट्रल के बाद 7 होती है हमारे पास बेसिक कंडीशन, बेसिक। और वो क्या होती है 7 से अबव। 7 के बिलो क्या होती है हमारे पास, एसिडिक कंडीशन। एसिडिक। ठीक, एसिडिक क्या होती हैं, 6, 5, 4, 3। ठीक, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पर मूव करते जाएंगे हमारे एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। और जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करेंगे हमारी बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी। ठीक, ऑब्वियसली जो 8 पेयर बेस होगी वो क्या होगी, वीक होगी, और जो 10 पर होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। इसी तरह जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। तो 6 वाली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू 3 एंड 2। ठीक, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो कहाँ होंगे, वो ज्यादा लेफ्ट पर होंगे, मतलब 1, 2, 3 पर आ जाएंगे, और जो वीक एसिड्स होंगे वो किधर आ जाएंगे, 6 और 5 पर। ठीक, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, तो हम क्या पढ़े थे कि किस तरह बफर एक एसिड को दूसरे एसिड में कन्वर्ट करके पीएच के चेंज को स्टॉप करता है। तो यहाँ देखें हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल किसी जगह पर स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, HCl बन गया, तो HCl की वजह से क्या हुआ कि पीएच कहाँ चली गई, बिलो 7 चली गई, बहुत ज्यादा कम चली गई। तो 2.5 शायद होती है HCl की पीएच। ठीक है, तो बफर ने क्या किया, ये NaHCO3 क्या था हमारे पास बफर, तो ये क्या है, बाइकार्बोनेट बफर। तो इस बाइकार्बोनेट बफर ने रिएक्शन किया HCl के साथ और क्या बना लिया, NaCl, और साथ में H2CO3। ठीक, कार्बोनिक एसिड अब जो होता है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, बड़ी मुश्किल से डिसोसिएट होता है एज कम्पेयर टू HCl। तो इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, HCl को कार्बोनिक एसिड और न्यूट्रल सॉल्ट में। तो अब फॉर एग्जांपल जो इसकी पीएच थी 2.5, वो किधर चली गई, बाय कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड की पीएच शायद होगी 5 to 6 में, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इसकी पीएच, लेकिन इसकी 2 से ज्यादा होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, वीक एसिड में, HCl कार्बोनिक। तो ये हमारा क्या है, एक बफरिंग एक्शन है कि किस तरह ये स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट वही चीज है, बता रहे हैं कुछ बफर सिस्टम इन बॉडी फ्लूइड्स। तो 2 किस्म के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं हमारे पास, एक क्या होते हैं जो सेल्स के अंदर मौजूद होता है फ्लूइड, और एक सेल के बाहर। तो सेल के अंदर जो होता है वो होता है आईसीएफ। आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और दूसरा होता है ईसीएफ। ये किसी का माइक ऑन है तो वो अपना माइक ऑफ कर लेंगे प्लीज। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लेंगे।
पता नहीं किसका है। अच्छा ने जी बस मैंने म्यूट कर दिया है। अच्छा तो हम क्या देख रहे थे कि दो टाइप के फ्लूइड्स होते हैं हमारे बॉडी में, एक होते हैं सेल के अंदर और दूसरे होते हैं सेल से बाहर। तो सेल के अंदर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड ICF, और सेल से बाहर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड एंड दैट इज ECF। तो ICF में वो बता रहे हैं कि हमारे पास फॉस्फेट बफर होता है, इसके अलावा प्रोटीन बफर होता है जिसमें आ जाता है अमाइनो एसिड बफर सिस्टम, इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाती हैं और हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो सेल से बाहर होती हैं उसमें सेल से बाहर भी प्रोटीन बफर भी काम कर रहा होता है, इसके अलावा कार्बोनिक एसिड बफर और बाइकार्बोनेट बफर ये सेल से बाहर काम कर रहे होते हैं। अच्छा तो पहला आ जाता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर। ये कहाँ होता है? ECF में, आउटसाइड सेल्स। ठीक है, तो ये किस तरह काम करता है? पहला इसका होता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 को कहते हैं। ठीक, और बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं? HCO3 नेगेटिव। ठीक, या तो नेगेटिव ले लें वरना ये सॉल्ट फॉर्म में मौजूद होता है Na पॉजिटिव। ठीक, तो ये बफर कौन सा हो गया? कार्बोनिक एसिड। मैम स्क्रीन तो शो करवा दें। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। ठीक है, आप लोग मुझे इतनी देर बाद बता रहे हैं, वो मैंने शायद मैसेज आपको मैम मैसेज किए हैं ग्रुप में आपको। अच्छा, वो मुझे शायद मैसेज का अभी साउंड नहीं आया, सॉरी। अच्छा मैं स्क्रीन शो कर देती हूँ, वो माइक ऑन करने में ना ध्यान नहीं रहा मेरा, खुद ही वो हो गई। अब स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा चलें, आई एम सॉरी। चलें, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना हमारी? वो तो कहीं नहीं, हाँ ऑन है। अच्छा तो हम क्या देख रहे थे? कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर। तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है? हमारे पास H2CO3, ये इसका एसिड कंपोनेंट हो गया बफर का, और जो सॉल्ट कंपोनेंट है वो कौन सा है? HCO3, और साथ उसमें HCO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक, ये क्या हो गया है हमारे पास? सॉल्ट। फिर से किसी का कैमरा नहीं, सॉरी, माइक ऑन है। फिर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। जी मैंने खुद ऑफ की है स्क्रीन, क्योंकि दोबारा से किसी का माइक ऑन है और शोर आ रहा है लाइन में, तो अपने प्लीज माइक्स ऑफ रखा करें। अच्छा तो हम क्या देख रहे थे? कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर। तो इसका एसिड कंपोनेंट कार्बोनिक एसिड हो गया, और सॉल्ट कंपोनेंट कौन सा हो गया? NaHCO3। तो अगर तो हमारी बॉडी के अंदर जहां पर इस बफर ने काम करना है वहां क्या हो जाए? HCl को ऐड कर दें हम, HCl की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, तो ये क्या करेगा? ऊपर अभी आपने देखा था सारा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसका जो सॉल्ट कंपोनेंट है वो क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोनिक एसिड में। और कार्बोनिक एसिड की क्या होगी? पीएच कम होगी, ये कार्बोनिक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और हमारी बॉडी में जो पीएच का चेंज आया था, बिलो चली गई थी HCl के ऐड होने की वजह से, वो कहाँ आ जाएगी? नॉर्मल। ठीक है, बाय कार्बोनिक एसिड जो होता है ना, एक तो ये इस तरह से डिसोसिएशन कर सकता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में, और दूसरा क्या कर सकता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो इसने क्या किया? HCl के साथ रिएक्शन करके यहाँ से हाइड्रोजन आयंस को कम कर दिया और कन्वर्ट हो गया H2CO3 में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की वजह से आपको पता है कि पीएच चेंज नहीं होती, लो नहीं जाती, तो जो हमारी बॉडी में पीएच का चेंज आ रहा होगा वो मेंटेन हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, अगर तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड हो गई है तो उसको किस तरह ये टैकल करेगा? तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से क्या होगा? हमारी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, पहले जो हमारी इक्वल कंसंट्रेशन प्रेजेंट थी, 1 मोल ऑफ बेस इक्वल टू 1 मोल ऑफ एसिड। ठीक, तो यहाँ क्या थी? न्यूट्रल कंडीशन थी। लेकिन अब क्या हुआ है
कि एसिड की कंडीशन H पॉजिटिव आयन जो हैं हमारे वो रिड्यूस हो गए हैं कंसंट्रेशन एसिड की, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ये 7 से डिस्टर्ब होके हाई अमाउंट पे चली जाएगी, 8 या 9 पे चली जाएगी। तो अब इसको किस तरह हमारा बफर जो है वो मेंटेन करेगा, दोबारा नॉर्मल पे लाएगा। तो उसको हम देखते हैं कि NaOH फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस आ गई है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो बफर का एसिड कंपोनेंट है H2CO3, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा सॉल्ट में और वाटर में। ठीक, तो सॉल्ट वाटर की वजह से क्या हुआ कि हमारी बेस की जो अमाउंट थी वो कम हो गई और दोबारा से जो यहाँ पर अमाउंट कम हुई थी बेस की वो इक्वल आ जाएगी एसिड के। ठीक, फॉर एग्जांपल इसकी 1 मोल से एसिड की कंसंट्रेशन हाफ हो गई थी, तो हाफ मोल हो गई थी। तो अब क्या होगा कि बेस की जो कंसंट्रेशन 1 मोल थी, हाफ मोल ज्यादा थी एसिड से, उसको कार्बोनिक एसिड रिएक्शन करके हाफ मोल कर देगा। ठीक, तो दोबारा से न्यूट्रल कंडीशन हो गई हमारी बॉडी में, दोनों की एसिड और बेस की कंडीशन हाफ हाफ मोल हो गई। ठीक, या इसके दो तरीके होते हैं, बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एसिड की कंडीशन इंक्रीज कर दें कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, या क्या करें, बेस की कंसंट्रेशन कम कर दें तब भी नॉर्मल पे आ जाएगा। इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी की पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। तो इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल बॉडी में जब इसने रिएक्शन कर लिया, कार्बोनिक एसिड यूज हो गया, तो जो कार्बोनिक एसिड ने कन्वर्ट होना था वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, अच्छा चलें दोबारा मीटिंग कर लेंगे। अच्छा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो क्या हुआ कि कार्बोनिक एसिड तो इसकी पीएच कम करने में यूज हो गया, तो ओवरऑल बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमारी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो इनहिबिट होगा या वो अफेक्ट होगा। तो ये उन्होंने कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर दिखाया हुआ है कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर कोई एसिड आ गया है, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव क्या कर सकता है, HCO3 के साथ मिलकर ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ कम हो जाती है कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की। इसी तरह ये कार्बोनिक एसिड इंक्रीज बन जाएगा, या तो हम एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा करके ये रिएक्शन कर लेगा बाइकार्बोनेट के साथ HCO3 और कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 में। ठीक है, फर्दर वो किस में चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और बॉडी की पीएच कहाँ गई, नॉर्मल पे। ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन क्या कर सकता है, जाकर सोडियम के साथ मिल जाता है और बना देता है NaHCO3 बाइकार्बोनेट आयन। ठीक, तो ये बाइकार्बोनेट आयन दोबारा से मिलके NaHCO3 सॉल्ट बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा इसका रिएक्शन हो रहा होता है। कहीं पर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एसिड या बेस की, तो ऊपर जिस तरह इन लोगों ने रिएक्शन मेंशन किए हैं ये वैसे ही अपनी उसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर सके। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास बाइकार्बोनेट बफर। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये ECF को पीएच के चेंज से ज्यादा हद तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, क्योंकि इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ना वो डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, अभी ऊपर उन्होंने बताया है ना कि ECF अगर अपना बाइकार्बोनेट बफर काम करेगा तो जो कार्बोनिक एसिड था हमारे पास H2CO3 जिसने कन्वर्ट होना था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, अब वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता और कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है, और इसका अगर वाइस वर्सा कर लें तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ये ठीक तरह से पीएच चेंजेस को मेंटेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है कि ये सिर्फ तब ठीक तरह से फंक्शन करता है जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हो, और वरना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बगैर काम नहीं कर सकता क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कि इट इज लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबिलिटी जो है बाइकार्बोनेट की वो ज्यादा नहीं है, तो ये ठीक तरह से काम नहीं कर सकेगा। तो इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है, बाइकार्बोनेट आयन का रिजर्व।
अगर तो बाइकार्बोनेट आयन का रिजर्व नहीं है बॉडी में तो ये ठीक तरह से काम नहीं करेगा ये बफर सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो फॉस्फेट बफर सिस्टम के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं? एक तो है H2PO4 नेगेटिव और एक है HPO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम कर रहा होता है ये भी हमने जब इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था उसमें इसका बफर सिस्टम भी पढ़ा था। खैर अब दोबारा पढ़ लेते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड जो है ये बहुत क्विकली चेंज होता है एज कम्पेयर टू बाइकार्बोनेट, और ये चेंज होकर फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है H3PO4। ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाता है? डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट में, H2PO4 में। ठीक, नेगेटिव। ये फौरन से क्या करता है? हाइड्रोजन आयन लूज करता है और चेंज हो जाता है डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट में। तो ये जो भी हाइड्रोजन की अगर तो कंसंट्रेशन कम होती है तो ये फौरन से हाइड्रोजन लूज करके इस स्टेट में आ जाएगा, तो दोबारा से हाइड्रोजन की जो पीएच लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। और अगर तो ज़्यादा है तो ये क्या करता है कि दोबारा से गेन करके इस स्टेट में चला जाता है। या ये क्या करता है, अगर बहुत ज़्यादा कम है पीएच की चेंज तो ये दोबारा से एक अपना हाइड्रोजन आयन और लूज कर सकता है और कन्वर्ट हो जाता है HPO4 2 नेगेटिव में। ठीक, तो इसने क्या किया? 2 हाइड्रोजन आयन लूज किए, तो उसकी वजह से बहुत क्विकली क्या होगा? पीएच का जो कम हो गई है वो मेंटेन हो जाएगी। अच्छा, दिस डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट इज एन एफिशिएंट बफर। इसके अलावा ये वो बफर इसका वर्क दिखाने से किस तरह काम करता है। H3PO4 हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड आ गया, ये क्या करता है? एक प्रोटॉन को अपने लूज करता है और कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, तो अभी भी अगर H पॉजिटिव की जो कमी थी वो पूरी नहीं हुई तो अब क्या करेगा? ये दूसरा अपना आयन जो है वो लूज कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा HPO4 2 नेगेटिव के अंदर। ठीक, एक और इसने अपना प्रोटॉन लॉस कर दिया और उसके बाद ये तीसरा प्रोटॉन भी क्या कर सकता है? लूज कर सकता है और कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फेट के आयन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट वो बताने हैं कि फॉस्फेट बफर सिस्टम ECF के अंदर इज लो एज कम्पेयर टू बाइकार्बोनेट बफर। ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन फॉस्फेट बफर की हमारे ECF के अंदर कम होती है तो ये कम काम करता है। ECF के अंदर इट्स बफरिंग कैपेसिटी इज लेस एज कम्पेयर टू बाइकार्बोनेट बफर। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी बफरिंग कैपेसिटी है, बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है? एक क्वांटिटेटिव अमाउंट किसी भी बफर की जो पीएच के चेंज को मेंटेन कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीएच का चेंज क्या हुआ है? 4 से 5 चली गई है, तो जितना हमारा बफर यूज हो, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल बफर यूज हुआ है, इसको दोबारा से 1 डिग्री चेंज करने में। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? बफर कैपेसिटी के बफर की कितनी अमाउंट यूज होती है 1 डिग्री पीएच के चेंज को मेंटेन करने पे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बफरिंग कैपेसिटी। तो जो डिफरेंट बफर्स होती हैं उनकी कैपेसिटी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है, उनकी डिफरेंट अमाउंट यूज होती है पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जो फॉस्फेट की कैपेसिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू बाइकार्बोनेट बफर। नेक्स्ट क्या है कि इट्स इंपॉर्टेंट इन रेनल टिब्यूल्स ऑफ किडनी फॉर 2 रीजन। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जो फॉस्फेट बफर होता है वो किडनी की फंक्शनिंग में भी काम करता है। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट जो होती है वो टिब्यूल्स में ज़्यादा होती है, किडनी टिब्यूल्स में। तो जहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ये वहाँ पर ज़्यादा बेहतर काम करेगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से बफर अपना बफर एक्टिविटी करेगा। नेक्स्ट है कि ट्यूबुलर फ्लूइड की जो पीएच होती है किडनी के हमारे फ्लूइड की वो कम होती है एज कम्पेयर टू ब्लड या इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो पीएच क्योंकि कम होगी तो उसका चेंज भी मेंटेन करना थोड़ा सा इजी होगा, तो ये वहाँ पर ज़्यादा बेहतर एक्ट करता है किडनी में। नेक्स्ट है ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट इज मोर इन ICF एज कम्पेयर टू ECF। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोटीन बफर सिस्टम के प्रोटीन किस तरह से। अच्छा, मैं ना मीटिंग का ना ये एंड करके आपको लिंक सेंड कर रही हूँ न्यू मीटिंग का, तो ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसमें हम प्रोटीन स्टार्ट कर लेंगे।